Hello students, I am Mitali Tillawala, your biology teacher, and welcome to my channel Fearless Studies. So first of all, welcome to class 11 and luckily you all are taking biology, so I feel quite happy. But चलो ये आस पास की बात तो बहुत हो गई. Now we are going to learn something about chapter 1, and that is the living world. Okay, so as the title of the chapter 1 is suggested, living world. Living that means जो जिंदा है, जिसके पास लाइफ है, ठीक है, उसके बारे में हमें चैप्टर 1 में स्टडी करने हैं. सो व्हाट आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू कंडक्टेड इन चैप्टर 1 इज व्हाट इज लिविंग. ओके, लिविंग क्या है, what are the characters that conclude that the particular thing is living or not. Okay, so वो सारे characters we are going to discuss in first topic. Then to topic number 2, and that is diversity in the living world. You can also see around you that there are so many kind of animals, birds, insects. Okay, so that all are diverse from ourselves. Okay, so हम यहाँ पे वही स्टडी करने वाले हैं कि कैसे डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहती है पूरे वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में. Now the taxonomic categories you will learn later in this chapter, that is the taxonomic categories. There are so many taxonomic like a species, genus, family, class, phylum, kingdom. अभी आपको ये कुछ समझ में नहीं आएगा, पर जैसे जैसे आप ये चैप्टर में आगे पढ़ते जाओगे आपको ये सारी कैटेगरीज क्लियर होती जाएगी. ओके, एंड द लास्ट वन इज टैक्सोनॉमियल एड्स. ओके, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. हमें क्यों ज़रूरत है ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की, तो उसके बारे में हम ये जो लास्ट टॉपिक है उसमें हम थोड़ा सा चर्चा विचारना कर लेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक नंबर 1, एंड दैट इज व्हाट इज लिविंग. Okay, so before we are going to our topic 1, we are just go through this introductory part. Okay, and in this introduction you can see the how individual living organism and its interaction with its environment. Okay, so first point there is extraordinary habitat. That means कि जो particular organisms है वो जहाँ पे रहते हैं उसको हम habitats बोलते हैं. Okay, so there are so many different types of habitats are that, like a cold mountains, deciduous forest, oceans, freshwater lakes, desert, hot springs and many more. Okay, तो ये सारी habitats है और ये habitats में बहुत सारे living organisms, not only a single type, there are so many diverse type of organisms on the earth. Okay, so different habitats है, वहाँ पे different living organisms जो है वो stay करते हैं. Okay, now various living organisms which are live inside of the various habitats like migrating birds, snakes, flowers, animals and so many things. Okay, so many living organisms are living in various kind of habitats. Now we are already discussed in standard 10, that is the single individual. like मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, दैट ह्यूमन बीइंग है. ओके, तो एक ह्यूमन बीइंग है, वैसे सारे जो ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग है तो उसको हम इंडिविजुअल बोलेंगे. ओके, तो सारे इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है उसका जो ग्रुप होगा उसका हम बोलेंगे स्पीसीज. इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने भी ह्यूमन बीइंग है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस. ओके, दैट मीन्स कि सारे जो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग है वो मिलके बनाएंगे स्पीसीज. नाउ ये जो एक ही स्पीसीज है, मतलब एक ही जो होमो सेपियंस है उससे पूरी पॉपुलेशन बनेगी. फिर पॉपुलेशन जैसे एक हुई ह्यूमन की पॉपुलेशन, एंड डॉग्स की पॉपुलेशन, बर्ड्स की पॉपुलेशन. बर्ड्स में भी जैसे क्रॉ की पॉपुलेशन अलग है, फिर अलग अलग बर्ड्स जो है उनकी पॉपुलेशन अलग है. तो मतलब एवरी स्पीसीज एवरी पॉपुलेशंस आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म कम्युनिटी. ओके, तो कम्युनिटी दैट मीन्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस. एंड बहुत सारी कम्युनिटीज़ मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग थिंग्स दैट मीन्स के सराउंडिंग एनवायरनमेंट, उनके साथ जो इंटरेक्शंस है उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम. ओके, तो ये
सारी चीज़ है, ये सारा जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ही यूज़ होगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि बहुत सारे टेबल वहाँ पे पड़े हुए हैं तो हम बोलते हैं कि ये देखो टेबल की पॉपुलेशन है, वहाँ पे देखो चेयर की पॉपुलेशन है? कभी नहीं। ये जो चीज़ है, इंडिविजुअल्स है, स्पीसीज़ है, पॉपुलेशन है, कम्युनिटी है, इकोसिस्टम है, ये सारी चीज़ सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स के लिए ही यूज़ की जाती है। ओके, एंड टुगेदर विथ मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड ऑफ द सेल्स वी नो दैट सेल्स कंटेनिंग सो मैनी थिंग्स लाइक प्रोटीन, फिर समझ लो कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं। एंड टुगेदर विथ सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है डीएनए और आरएनए। ठीक है, तो डीएनए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज डीएनए जो है उसके पास इंफॉर्मेशन से इनहेरिटेंस की, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो सारे मिल के हमारे सामने एक क्वेश्चन ला के खड़ा कर देती है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ लाइफ। लाइफ एक्चुअली है क्या? हमने ये सब तो देख लिया कि ये सारी चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ होती हैं, एंड साथ साथ में जो ये मॉलिक्यूलर ट्रैफिक है इनसाइड ऑफ द सेल, वो सारी चीज़ें भी सेल के अंदर हो रही है। बट व्हाट इज़ एक्चुअली लाइफ? क्या ये हमारा ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर है? नहीं है। तो लाइफ क्या है? तो अगर यही क्वेश्चन को उन्होंने दो टर्म में पूछा है, फर्स्ट इज टेक्निकल टर्म, ओके, एंड दैट इज व्हाट लिविंग इज एज अपोजिट टू द नॉन लिविंग। मतलब नॉन लिविंग जो है उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिविंग है। तो हाँ, हम ये क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स है तो वो अपने आप से मूव नहीं कर सकता, बट लिविंग थिंग्स है तो वो अपने आप से मूव कर सकता है। लाइक ह्यूमन बींग, अगर उनको मन है तो वो वॉक करेगा, उनको मन है तो वो हाथ से क्लैपिंग करेगा, एक्सेट्रा। ओके, बट नॉन लिविंग थिंग्स है तो दे कैन मूव। हाँ, अगर हम जैसे कि एग्जाम्पल दे रही हूँ फैन का, ओके, तो फैन अभी नॉन मूविंग कंडीशन में है, बट अगर उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई मिल गया तो मूवमेंट स्टार्ट कर देगा। ओके, तो ये चीज़ जो है ऐसी बहुत सारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसके थ्रू हम नॉन लिविंग और लिविंग को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन है उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट द फिलोसॉफिकल टर्म में जो क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ लाइफ इज़। लाइफ का पर्पस क्या है? क्यों हमें लाइफ मिली है? ओके, तो वो पर्पस के लिए अगर हम उसका आंसर ढूंढने जाएंगे ना तो बहुत सारे डिफरेंट थॉट्स मिलेंगे, डिफरेंट आंसर मिलेंगे। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है फिलोसॉफिकल टर्म में, उसका आंसर देना क्वाइट डिफ़िकल्ट, बट येस इन टेक्निकल टर्म क्वेश्चन वी कैन आंसर इट वेरी इजीली। सो हम जो टॉपिक नंबर 1 है दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग, तो उसमें हमें वही स्टडी करनी है दैट व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर यूज्ड टू डिफरेंशिएट दैट देयर इज अ लिविंग वन एंड दैट इज द नॉन लिविंग वन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक 1.1 एंड दैट इज व्हाट इज लिविंग। ओके, सो लिविंग, तो लिविंग का मतलब क्या होता है? लिविंग दैट मीन्स लुक फॉर अ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज ग्रोथ, reproduction, ability to sense environment and response come to our mind. Okay, हमने स्टैंडर्ड 10th में चैप्टर नंबर 6 एंड दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस स्टडी किया था। ओके, सो व्हाट इज़ द एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस दैट मीन्स प्रोसेस दैट इज सपोर्टेड टू मेंटेन लाइफ। ओके, तो वही सारी जो प्रोसेस है वही यहाँ पे लिखी है। जैसे कि ग्रोथ है, ग्रोथ कैसे होगा? अगर आपने अच्छे से फूड खाया है तो आपको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा, आपको अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा तो आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो दैट इज़ वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस यू कैन से, बिकॉज कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो क्या होता कि हम जो अभी ह्यूमन बींग है ना वो यहाँ पे अपीयर ही नहीं होते, हमारा एक्सिस्टेंस ही नहीं होता। ओके, सो रिप्रोडक्शन जो है वो अपनी हायरार्की जो है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन एबिलिटी टू सेंस एनवायरनमेंट, मतलब कि जो अपना न्यूरॉन्स है, नर्व सिस्टम्स है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा है दैट इफ़ यू आर गोइंग टू सेंड समथिंग एंड योर माइंड विल रिस्पॉन्ड इट। ओके, सो वी आर डिस्कसिंग इट इन दिस topic, ability to sense environment and response come to our mind. Okay, few more feature of living organism, that is the metabolism. Metabolism is related to the biomolecules. If biomolecules are formed or degrade then it is known as metabolism or metabolic reaction. Okay, then एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ रेप्लिकेट, जब भी आप रेप्लिकेट टर्म सुनते हो देन यू हैव टू क्लियर दैट इट इज़ रिलेटेड टू डीएनए।
ओके क्योंकि अगर एक सेल में से 2 सेल बनना है तो सबसे पहले जो न्यूक्लियस में डीएनए है उसका रेप्लिकेशन होना ज़रूरी है, तभी जाके जो 2 नए सेल बने हैं उसमें इक्वल अमाउंट में डीएनए डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एंड देन सेल्फ ऑर्गेनाइज, interact and emergence all are the important feature to describe that a particular organism is living. Okay, now first characteristic is all living organisms grow. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो हो गए, इधर वो ह्यूमन है या फिर प्लांट है, इंसेक्ट है, एनिमल है, कोई भी है, जो भी लिविंग है वो ग्रो करेगा। तो ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज इन मास एज वेल एज इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। ओके, मास इंक्रीज होगा, जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की बात कर लूँ, ठीक है, तो पहले उसका वेट जो है वो 40 ग्राम है, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद उसका वेट जो है वो 45 ग्राम हो गया। कैसे 45 ग्राम हो गया? क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसमें मास इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इसकी वजह से उसका वेट बढ़ गया, तो उसको भी हम ग्रोथ बोलेंगे। एंड सेकंड थिंग कि अगर कोई एक पॉपुलेशन है, ठीक है, जैसे कि सूरत की ही बात कर लो, सूरत में 2019 में, मैं अप्रोक्सीमेट नहीं बता रही हूँ, ओके, ट्रू नंबर नहीं है ये, अगर समझ लो सूरत में 2009 में अगर इंडिविजुअल है वो 200 है। ओके, 200 इंडिविजुअल है 2019 में, और 2020 जो है उसमें इंडिविजुअल का नंबर जो है वो 200 से बढ़ के 300 हो गया। तो पहले की कंपेयर में अभी जो है वो पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि हाँ ये ग्रोथ है। ओके, और ये सारा जो ग्रोथ है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सेल डिविजन्स में, स्पेसिफिकली इन मास। ओके, अगर मास जो है मास इंक्रीज हो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल डिवीजन की वजह से हो रहा है। ओके, तो नेक्स्ट, इन प्लांट्स ग्रोथ कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, बट इन एनिमल्स ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एज। प्लांट जो है वो अपने लाइफ टाइम में हमेशा ग्रोथ करते रहता है, बट अगर एनिमल्स की बात करते हैं ना तो हम बोलते हैं कि हाँ 18 की एज तक हमारी हाइट बॉडी बढ़ेगी, उसके बाद नहीं बढ़ती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, ऐसा हम बोलते हैं। तो वो साइंटिफिकली फैक्ट है दैट ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एज इन एनिमल्स बट नॉट इन प्लांट्स। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, आप सबको पता होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। एज ए नेम सजेस्टेड, यूनि दैट मीन्स सिंगल एंड सेल्युलर दैट मीन्स सेल, single celled organism, and in multicellular organism, multi that means more than one and cellular that means cell. Okay, so in unicellular organism grow by cell division and observe in vitro by the counting the number of cell under microscope. ये आपको अभी इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपने माइक्रोस्कोप में कभी बैक्टीरिया काउंट ही नहीं किया। ओके, बट क्या होता है कि जो भी आपने बाइनरी फ्यूजन पढ़ा है अमीबा में, ठीक है, तो सेम कंडीशंस जो है वो यूनिसेल्युलर, अमीबा है तो वो भी यूनिसेल्युलर है, बहुत सारे बैक्टीरियाज है वो सारे यूनिसेल्युलर है, तो वो सारे क्या करते हैं कि एक सेल में से 2 सेल बनाते हैं। ओके, तो उसी के थ्रू उनका ग्रोथ होता है। तो वो ग्रोथ किसके थ्रू हुआ? सेल डिवीजन के थ्रू हुआ। ओके, और अगर हमें सेल डिवीजन को मतलब जो ग्रोथ है उसको ऑब्जर्व करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सिंपली लिख दिया है कि काउंट करना है माइक्रोस्कोप में, बट आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे कि ये इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ा है कि नहीं? सो फॉर डैट व्हाट यू हैव टू डू कि आपको ना क्या करना है कि सबसे पहले दिन आपने जो भी मटेरियल लिया है जैसे कि पॉन्ड वाटर है या फिर कोई भी, ठीक है, तो उसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि कितने बैक्टीरिया है या कितना यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स उसमें प्रेजेंट है। फिर 5-6 दिन तक उसको ऐसे ही रहने देना है और 5-6 दिन के बाद आप फिर से ऑब्जर्व करोगे तो पहले जितनी पॉपुलेशन थी या पहले जितना ग्रोथ था उसकी कंपेयर में 5 to 6 दिन के बाद जो है वो ग्रोथ आपको ज़्यादा मिलेगा। तो उसके थ्रू आपको अंदाज़ा लग सकता है कि कैसे सेल ग्रोथ होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट important thing regards to unicellular organism and that is cell division is equal to reproduction.
ओके, सेल डिवीजन मतलब हमने क्या बोला कि एक सेल में से 2 सेल बनते हैं। ओके, तो दैट इज सेल डिवीजन, और उसकी वजह से जो सेल का मास है वो इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बट रिप्रोडक्शन में क्या हुआ कि एक अमीबा है, उसमें बाइनरी फिजन से 2 अमीबा बनते हैं, तो वो बाइनरी फिजन क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन आर टू डिफरेंट इवेंट्स। ओके, कैसे डिफरेंट इवेंट है, जैसे कि समझ लो, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ दैट यू हैव कट ऑन योर फिंगर, ओके, एंड आफ्टर फ्यू डेज द फिंगर विल बी फिंगर जो है वो अपना इजीली पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। बट when we are talking about reproduction that means कि sexual interactions होने के बाद जो zygote मतलब कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो zygote फॉर्म होता है 9 मंथ के बाद जो बेबी बॉर्न होता है, that is a reproduction। बट जो आपका जो वाउंड हुआ है वो जो वुंड है, वो वुंड में से फिर से पहले जैसे नॉर्मल हो जाना, that is the cell division। ओके, जैसे हमारा जो बॉडी ग्रोथ हो रहा है वो भी सेल डिवीजन से हो रहा है। तो जब भी हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, देन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शन, बट इन द केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन एंड रिप्रोडक्शंस आर सेम। ओके, नाउ सेल डिवीजन इंक्रीज मास, आगे ही पढ़ा कि सेल डिवीजन होगा तो मास इंक्रीज होगा। मास इंक्रीज इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, कैसे? मास जो है, अगर हमने अच्छे से खाना खाया या फिर हमने अच्छे से मतलब हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो उसकी वजह से हम जो है वो अच्छे से मास इंक्रीज कर सकते हैं। बट नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे समझ लो कि एक रूम है, आपने बहुत टाइम से ओपन ही नहीं किया है, ठीक है, तो उसकी सरफेस पे बहुत सारा एक्यूमुलेशन हो गया है, इधर डर्ट है या फिर कुछ भी चीज़ है, उसका एक्यूमुलेशन हो गया है, और इसकी वजह से भी जो मास है उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो सकता है। तो मास इंक्रीज तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों में ही हो सकता है। ग्रोथ ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स लाइक माउंटेन्स ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर बहुत टाइम तक आपने एक रूम को बंद करके रखा है तो उसके ऊपर एक्यूमुलेशन हो जाएगा डर्ट का, डस्ट का, तो उसकी वजह से मास इंक्रीज हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे भी वही लिखा है, पर यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है माउंटेन्स का। एंड ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इनसाइड मतलब कि सेल जो है उसमें से हम अपना जो मास है वो इंक्रीज करते हैं। ओके, ग्रोथ इज नॉट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्यों डेफिनेट प्रॉपर्टी नहीं है? क्योंकि हमने तो यहाँ पे बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी मास इंक्रीज होगा, एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है इज ऑल्सो इंक्रीज इट्स मास। ओके, तो इसीलिए द ग्रोथ इज नॉट अ डेफिनेट प्रॉपर्टी टू डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट येस, वन मोर थिंग, दैट डेड ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक बार डेड हो जाएगा, देन द सेल मास या मास जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो इसीलिए हम ग्रोथ जो है उसको भी जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे व्हाट इज द लिविंग एंड द नॉन लिविंग, वी आर यूजिंग दिस टर्म ग्रोथ। ओके, यहाँ पे लास्ट पॉइंट में वही लिखा है दैट डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो बट लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ अंडर कंडीशन, सो वी कैन टेक इट एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग सिस्टम। ओके, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया है। Now the next characteristic is reproduction. Okay, reproduction that means create new individuals, either वो sexual mode of reproduction हो या asexual mode of reproduction. Okay, so in multicellular organisms sexual reproduction, production of progeny having more or less similar features to their parents. Okay, जैसे कि आप human being की बात करते हो, okay, तो human being में after sexual interaction and after 9 months of the pregnancy पीरियड जो भी बेबी बॉर्न होता है वो उनके पेरेंट्स जैसा ही होगा, मतलब कि 2 हाथ हो गए, 2 पैर हो गए, आईज, हेयर्स एक्सेट्रा। ओके, तो एवरीथिंग्स आर मोर और लेस सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ओके, इसीलिए हम बोलते हैं कि देखो ये अपने पापा पे गया है, ये अपनी मम्मी पे गए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम होता है, ओके, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होता है, ह्यूमन बीइंग में 23 पैर्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो 50% क्रोमोसोम्स जो है वो ह्यूमन बीइंग में से आएंगे, 50% क्रोमोसोम्स जो है वो फीमेल में से आएंगे एंड 50% क्रोमोसोम्स जो है वो मेल में से आएंगे।
in unicellular organisms and some multicellular organism asexual reproductions. ओके, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे हमने आगे ही पढ़ा था, सेल डिवीजन ही जो है वो रिप्रोडक्शन है. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है उसमें स्पेसिफिकली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शंस होता है. एंड सम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस. यहाँ पे एग्जांपल दिया है दैट फंजाई प्रोड्यूस स्पोर्स विच हेल्प इन स्प्रेडिंग एंड मल्टीप्लाइंग. फंजाई जो है वो स्पोर प्रोड्यूस करेगा. स्पोर जो है वो ही एसेक्सुअली स्प्रेड होगा एंड मल्टीप्लाई होगा. देन यीस्ट एंड हाइड्रा थ्रू बर्डिंग. बर्डिंग दैट मीन्स एक बर्ड जैसा फॉर्म होगा. जो यीस्ट का स्ट्रक्चर है वो पेरेंट यीस्ट पे एक बर्ड जैसा फॉर्म होगा और वही बर्ड जो है वो पेरेंट बॉडी से सेपरेट होके एक न्यू इंडिविजुअल बनाएगा. देन प्लेनेरिया. प्लेनेरिया तो वो जो है वो रीजनरेशन से रिप्रोड्यूस करेगा. देन फंजाई फिलामेंटस आल्गी प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस वो है फ्रेगमेंटेशंस. अगर हम रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशंस की बात करें ना तो दोनों ऑलमोस्ट सेम है. बट रीजनरेशन में क्या है कि अगर किसी के थ्रू मतलब कि कोई ह्यूमन बीइंग या कोई एक्सीडेंट के थ्रू उस प्लेनेरिया की जो पेरेंट बॉडी है वो कट होगी तब जाके उसमें रीजनरेशन होगा. ओके, बट फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि वो अपने आप ही फ्रैगमेंट फॉर्म करेगा और हर एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट्स जो है विल प्रोड्यूस द न्यू इंडिविजुअल. ओके, एंड द लास्ट वन इज अमीबा, बैक्टीरिया एंड यूनिसेलुलर आर्की जो फिजन मतलब कि इधर बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन कोई भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस कर सकती है. देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट रिप्रोड्यूस. बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. एग्जाम्पल्स मोल्स, स्टेराइल वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स एक्सेट्रा. आपने सुना होगा कि बहुत सारे मैरिड कपल ऐसे हैं दैट कांट एबल टू गिव बर्थ ऑफ चाइल्ड. ओके, तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो स्टेराइल है. स्टेराइल दैट मीन्स कि वो जो है वो बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. तो इसीलिए रिप्रोडक्शन जो है वो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन करने के लिए ये एक प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है. बट येस, वन मोर थिंग दैट नॉन लिविंग थिंग्स है वो कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो हाँ, हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी अकाउंट मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिसाइड किया है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए उसमें यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट था ग्रोथ. ग्रोथ में भी हमने देखा कि कैसे लिविंग और नॉन लिविंग का डिफरेंस बताया था. देन सेकंड वन इज रिप्रोडक्शन. तो रिप्रोडक्शन जो है वो भी डेफिनेट नहीं है बट हाँ सम एक्सटेंट तक हम रिप्रोडक्शन को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. Okay, so the next characteristics to define a living organism, and that is the metabolism. And as I have already told you that what is metabolism. So the metabolism is formation and degradation of biomolecules. Okay, and which kind of biomolecules are that? That is the carbohydrates, proteins, fats, nucleic acid and etc. Okay, nucleic acid that means RNA or DNA, fat you all know, proteins you all know, and carbohydrate that means कि sugar जो भी ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, वो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगे. तो ये जो सारे मॉलिक्यूल्स है, बायोमॉलिक्यूल्स है, उनका फॉर्मेशन होना और डिग्रेडेशन होना उसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म. ओके, नाउ व्हाट are the biomolecules. Biomolecules are chemicals either big or small. Big और small like carbohydrates जो है तो उसमें मोनोसैकेराइड्स होते हैं. फिर मोनोसैकेराइड्स फॉर एग्जांपल ग्लूकोज. ओके, फिर बहुत सारे ग्लूकोज है वो एक दूसरे के साथ जुड़ के बनाएंगे स्टार्च. ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है कि वो जो है वो काइंड ऑफ केमिकल्स है. ओके, बट इधर वो बिग हो सकते हैं या स्मॉल हो सकते हैं. उनकी साइज जो है वो भी वेरी कर सकती है. क्लासेस दैट मीन्स देखो यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट है, देन अदर इज प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड. तो सो देर आर सो मेनी क्लासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड फंक्शंस. ओके, फंक्शंस दैट मीन्स all of these have a different functions like nucleic acid, so they have information of inheritance. Okay, then carbohydrate that is the source of energy etc. So यहाँ पे वही लिखा है that various in size, classes, functions etc. chemical reactions involved in it. Okay,
सो जो बायोमोलिक्यूल्स है उनका फॉर्मेशंस और डिग्रेडेशंस में जो भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है आर नोन एज मेटाबॉलिक रिएक्शंस. ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर मेटाबॉलिज्म इज रिक्वायर्ड. देयर आर 100 ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस वर्किंग साइमल्टेनियसली इन द लिविंग सेल्स. ओके, तो ऐसा नहीं है जैसे कोई एक ही जो बायोमोलिक्यूल रिएक्शंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, वो एक ही साइकिल में एक ही दैट मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है तो वो मेटाबॉलिक रिएक्शन कोई एक ही मेटाबॉलिक रिएक्शन है बॉडी में चलेगा, ऐसा नहीं है. बहुत सारे जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो साइमल्टेनियसली बॉडी में कंटिन्यूसली चलते ही रहते हैं. ओके, नाउ आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस has been done in test tube with neither living nor non living. ओके, तो अभी बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस अगर साइमल्टेनियसली चलते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा पाथवे कहाँ पे जा रहा है. तो उसके लिए हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब में हमने सेपरेटली मेटाबॉलिक रिएक्शंस किया, बट वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है वो ना तो लिविंग था ना तो नॉन लिविंग था. ओके, सो द मेटाबॉलिज्म इज डेफिनेट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. क्यों डेफिनेट फीचर है? क्योंकि फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टी सेल्यूलर हर एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें मेटाबॉलिज्म जो है वो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है. एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो अ डेफिनेट फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स. अगर मेटाबॉलिज्म अच्छे से होगा तो जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो भी अच्छे से होगा और इसीलिए वो भी इम्पॉर्टेंट फीचर है. ओके, इज दैट क्लियर? नाउ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक is how to sense. ओके, यहाँ पे लिखा है obvious and technically feature of living organism and that is to sense surrounding environment and respond to environmental stimuli and that stimuli are either physical, chemical or biological. Okay, that means it is related to the nervous system कि कैसे हम surrounding environment को sense करते हैं या फिर कोई भी जो भी change आता है उसको sense करके हमारा जो brain है वो respond करता है. Okay, so that is one of the most obvious characteristics to define living organism. All organism from prokaryotes to eukaryotes sense and respond to surrounding through sense organ. Sense organ like tongue है, skin है, बहुत सारे ऐसे sense organ हैं. जैसे कि समझ लो कि हमने कुछ बहुत bitter सा खाया, ठीक है, कड़वा कोई खा लिया, तो उससे उसको हम sense करते हैं और हमारा brain उसको respond करता है कि नहीं, इसका taste जो है वो नहीं अच्छा है तो हमें ये नहीं खाना है. ओके, but if you eat something very tasty, okay, so your brain responds that yeah, it is good in taste, so you can eat more. Okay, so what is that कि आपके सेंस ऑर्गन ने कुछ सेंस किया और उसका जो प्रोसेसिंग ब्रेन में हुआ और ब्रेन से कुछ आपको रिस्पॉन्ड मिला कि आपको खाना है या नहीं खाना है. ओके, सो दैट इज द नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व्ड. Now, plants respond to external factors like light, water, temperature and other organism, pollutant, etc. सबसे important है light. Light क्यों important है? क्योंकि plants को photosynthesis करना है तो photosynthesis के लिए light चाहिए. तो आप जब भी देखोगे ना कि आपने अगर मनी प्लांट बहुत अच्छे से देखा होगा, तो मनी प्लांट यूजुअली घर के अंदर हम ग्रो करते हैं. ओके, बट अगर सोचो कि हमने विंडो के पास मनी प्लांट को रखा है ना, तो उसकी डायरेक्शन हमेशा बाहर के साइड पे होगी. यहाँ पे बाहर मतलब कि जहाँ पे सनलाइट डायरेक्टली उसको मिल सकती है उस साइड में होगी. दैट मीन्स कि लाइट की डायरेक्शन में मूव करेगा. या फिर वाटर मतलब कि नीचे रूट से हमें वाटर को एब्जॉर्ब करना है प्लांट के. ओके, तो प्लांट का रूट जो है वो इतना लॉन्ग होगा जहाँ तक कि वाटर होगा. तो वही कंडीशंस है कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है, रिस्पॉन्ड करता है. नाउ फोटो पीरियड, फोटो मतलब लाइट एंड पीरियड मतलब टाइम. तो जो लाइट ड्यूरेशन है, फोटो पीरियड है, वो हमेशा अफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स. आपने देखा होगा जैसे फ्रॉग है, तो फ्रॉग ऑलमोस्ट जो मॉनसून की सीज़न होती है उसमें ब्रीडिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं. वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनका जो सीज़न होता है, ब्रीडिंग सीज़न होता है, वो फिक्स होता है. तो वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? फोटो पीरियड के ऊपर. नॉट ओनली इन एनिमल्स बट ऑल्सो इन प्लांट. के प्लांट जो है उसमें जो फ्लावर का ग्रोथ होगा ना, तो वो फ्लावर का ग्रोथ भी फोटो पीरियड्स के ऊपर डिपेंड करता है. ओके, सो ये भी क्या एक चीज़ हुई कि कुछ सेंस हुआ और उसके आंसर में उसको कुछ रिस्पॉन्ड मिला है. ओके, नाउ हैंडल केमिकल एंटरिंग एंड दैट्स वाई अवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग.
जो भी केमिकल एंटरिंग होगा। ओके, तो ये जो केमिकल एंटरिंग है उससे उसका जो सराउंडिंग है वो अवेयर करेगा, क्योंकि अगर समझ लो कि बाहर एनवायरनमेंट में बहुत सारा पॉल्यूशन होगा, तो पॉल्यूशन जो है वो अपना जो नोज़ है या फिर अपना माउथ है उससे हमारी बॉडी में जाएगा, तो हमारा ब्रेन जो है उसका रीजनिंग करेगा और रीजनिंग करने के बाद रिस्पॉन्ड करेगा कि ये एरिया बहुत पॉल्यूटेंट है, तो यू हैव टू टेक केयर। ओके, बट अगर वहाँ पे फ्रेश एयर होगी तो वहाँ पे जो केमिकल एंटर होगा बॉडी में वो इतना ज़्यादा डर्ट और डस्ट वाला नहीं होगा, तो उससे हम अपने सराउंडिंग मतलब सेंस करने की वजह से हमें अपना सराउंडिंग कैसा है वो भी हम पता लगा सकते हैं। ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस एंड कॉन्शियसनेस इज डेफिनेट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब अगर हम वॉक कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम हमारी मर्जी से वॉक कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी वर्क कर रहे हैं तो वो हमारी अवेयरनेस से हो रहा है। ओके, तो हमेशा याद रखना कि ये कॉन्शियसनेस है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही होगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल सबसे पहले दिया था मूवमेंट का, तो हम जो है ह्यूमन बीइंग है या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप से मूव कर सकते हैं, बट अगर फैन है वो नॉन लिविंग है और उसको हमें मूव करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो फैन जो है वो सेल्फ कॉन्शियस नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ कॉन्शियसनेस है, और यही कॉन्शियसनेस है वो डेफिनेट प्रॉपर्टी है टू डिफाइन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट द लास्ट प्रॉपर्टी, human beings complicate to define living state. Okay, so there are so many living organisms, but to define a living state of human being is much more complicated than other. Okay, why? Because patient in coma who is supported by machines, they don't have a self consciousness and we don't even know that they are living or non living। मतलब हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि उनको लिविंग में काउंट करना है या नॉन लिविंग में काउंट करना है, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मीन्स लाइक अस कि हम इजीली वॉक कर सकते हैं या फिर हमारे पास जो लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन है, न्यूट्रिशन है, रिप्रोडक्शन है, वो हम नॉर्मली कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स कि हम लिविंग है वो कन्फर्म है। बट अगर कोई पेशेंट कोमा में है तो ना तो वो मूव कर सकता है, ना उनको आसपास का कोई आइडिया होता है, वो सेल्फ कॉन्शियस भी नहीं होते, तो हम कैसे कंक्लूड करें दैट द पर्टिकुलर पेशेंट इन कोमा इज लिविंग और नॉट? Okay, so there are some confusing things to define the living state of human being. All living phenomena are due to underlying interactions. Underlying that means कि inside of the body, हमारी बॉडी में जो भी interactions होते हैं उसकी वजह से हम living है। Like हमने बाहर से फूड खा लिया, ठीक है, फूड हमने इनगल्फ कर लिया, बट उसका डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिशन है उनका एब्सॉर्प्शन होगा और उसमें से हमें एनर्जी मिलेगी। सो दैट मीन्स कि हमने भले ही बाहर से कुछ सोर्स दिया बट उनका जो इंटरेक्शंस है वो इनसाइड ऑफ द बॉडी हुआ। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट अंडरलाइंग इंटरेक्शंस वी ऑल आर लिविंग। प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज बिकॉज ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट सेल। ओके, अगर कोई टिश्यूज है, लाइक समझ लो कि मेरा ये नोज़ है वो एक ऑर्गन है, ये ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से, ऑल्फैक्टरी टिश्यूज से बना है, और ये ऑल्फैक्टरी टिश्यूज जो है वो बहुत सारे सेल्स से बना है। तो बहुत सारे सेल्स ग्रुप में मिलके एक कॉमन फंक्शन करेंगे, तभी जाके मेरा टिश्यू जो है वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। और अगर मेरा टिश्यू अच्छे से वर्क कर रहा है दैट मीन्स कि मेरा जो ऑर्गन है वो भी अच्छे से वर्क कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है दैट प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यूज बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शंस ऑफ कंस्टिट्यूएंट सेल एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनल्स बिकॉज ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनल्स। ओके, थ्रू इन हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल। हायरार्की जैसे हमने बोला ना कि सेल है, सेल का ग्रुप मिलके टिश्यूज, टिश्यूज में से ऑर्गन, ऑर्गन में से ऑर्गन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब पूरा बॉडी बनेगा, पहले सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा एंड ऑर्गन सिस्टम में से पूरा बॉडी बनेगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे सेल से पूरे बॉडी स्ट्रक्चर पे जाएगा तब तक कि ये कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। नाउ what are the living organism? Living organism are self-replicating as we have already learned. Self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding. So what is biology? Biology is life on earth, study of life on earth and story of evolution of living organism on earth. Evolution, what is evolution?
जैसे हम बोलते हैं ना मंकी में से ह्यूमन बीइंग आना आए हैं, तो उसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन मतलब कि बहुत सारे ऐसे चेंजेस होने के बाद, कोई पर्टिकुलर स्पीसीज़ में बहुत सारे चेंजेस होने के बाद कोई एक नई स्पीसीज़ एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो बायोलॉजी में वही सारी स्टडी होती है कि लाइफ क्या है, कैसे लाइफ एग्जिस्ट हुई है, कैसे हम बहुत सारे स्पीसीज़ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें बायोलॉजी में स्टडी करनी है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो पास्ट में थे, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में आने वाले हैं, दे आर शेयरिंग कॉमन जेनेटिक मटेरियल्स बट टू वेरिंग डिग्री। ओके, तो आपको एक बात बताती हूँ कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ओके, जो मंकीज़ थे, वो मंकीज़ और हम जो अभी जो एग्जिस्टिंग ह्यूमन बीइंग है, उसका जो डीएनए है उसमें सिर्फ 0.1% चेंज है। ओके, तो 0.1% मतलब इतना ज़्यादा भी चेंज हम नहीं बोल सकते, बट बिकॉज ऑफ दैट 0.1% चेंज वी बोथ आर डिफरेंट स्पीसीज़। वो पूरा मंकी एनिमल स्पीसीज़ में आ जाएगा और हम जो है वो ह्यूमन स्पीसीज़ में आ जाएंगे। तो बाकी का जो 99.9% डीएनए है वो तो सेम है, तो कॉमन जेनेटिक मटेरियल तो हमने शेयर किया, बट जो सिमिलरिटी है वो वेरिंग डिग्री में है। वेरिंग मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ पे है, इसीलिए हम जो है वो डिफरेंट स्पीसीज़ बन सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही याद रखते हैं। हमने बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, लाइक ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, देन सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो ये बहुत सारी 4 नॉट मोर देन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका स्टडी हमने ये पॉइंट 1.1 में किया, ये टॉपिक 1.1 में किया। ओके, सो ये जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो डिफाइन करता है व्हाट इज़ लिविंग। ओके, तो इतना आप याद रखो। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी कन्फ्यूजन, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच।